प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के सब्जेक्ट ABST फर्स्ट इनकम टैक्स लोन प्रैक्टिस विषय पर डिम्ड इनकम्स यानी मानवीय आय टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, निम्न 7 परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गई आय करदाता आय में शामिल की जाती है। कभी कभी कर बचाने के दृष्टिकोण से अनेक करदाता अपनी आय अथवा संपत्ति को अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देते हैं। कर के अपवंचन को रोकने के लिए अधिनियम में प्रभावपूर्ण व्यवस्था की गई है। ऐसी परिस्थिति में संपत्ति आय को प्राप्त करने वाला कोई अन्य व्यक्ति होता है, परंतु इसे करदाता आय में शामिल किया जाता है। ये ऐसी 7 परिस्थितियाँ हैं। नंबर 1 है आय का हस्तांतरण किए बिना संपत्ति का हस्तांतरण। प्रिय विद्यार्थियों, धारा 60 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने किसी संपत्ति की आय का तो हस्तांतरण कर देता है, परंतु संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करता है, तो ऐसी दशा में हस्तांतरित संपत्ति की आय हस्तांतरणकर्ता की आय मानी जाएगी। ऐसी आय यद्यपि जिसको आय हस्तांतरित की गई है उसको प्राप्त होती है, परंतु हस्तांतरणकर्ता की आय में ऐसी आय को शामिल किया जाता है। नंबर 2 है संपत्तियों का खंडनीय हस्तांतरण। धारा 61 के अनुसार किसी व्यक्ति को संपत्तियों के खंडनीय हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली आय हस्तांतरणकर्ता की आय मानी जाएगी और उसी कुल आय में शामिल की जाएगी। धारा 62 के अनुसार निम्नलिखित हस्तांतरणों से प्राप्त होने वाली आय धारा 61 में दिया हुआ नियम लागू नहीं होगा। नंबर 1 है संपत्ति का हस्तांतरण जब किसी ऐसे ट्रस्ट के अंतर्गत किया गया हो जो लाभ प्राप्तकर्ता के जीवन काल में अखंडनीय हो। और नंबर 2 अन्य प्रकार के हस्तांतरण दशा में यदि जिसको हस्तांतरण किया गया हो उसके जीवन काल में अखंडनीय हो। और नंबर 3 है यदि हस्तांतरण 1 अप्रैल 61 के पहले किए गए हों और जो 6 वर्षों से अधिक अवधि के लिए अखंडनीय हो। धारा 60 61 62 के लिए कोई भी हस्तांतरण खंडनीय हस्तांतरण माना जाएगा यदि हस्तांतरण में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हस्तांतरणकर्ता संपत्ति की संपूर्ण आय अथवा आय के किसी भाग को प्रत्येक रूप से अथवा प्रत्येक रूप से पुनः हस्तांतरित कर सकता है। हस्तांतरण में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हस्तांतरणकर्ता संपत्ति की आय अथवा आय के किसी भाग का प्रत्येक रूप से अथवा अप्रत्येक रूप से अधिकार प्राप्त कर सकता है। नंबर 3 है जीवन साथी की आय, इनकम ऑफ स्पाउस। यहाँ पर जीवन साथी से तात्पर्य पुरुष करदाता के लिए उसकी पत्नी एवं स्त्री के लिए उसके पति से है। एक व्यक्ति को निम्नलिखित साधनों से होने वाली आय उसके जीवन साथी की आय में शामिल की जाती है। नंबर 1 है ऐसे करदाता के जीवन साथी को वेतन, कमीशन, फीस अथवा अन्य किसी प्रकार का पारिश्रमिक जो इस ऐसी संस्था से प्राप्त किया गया हो जिसमें ऐसे करदाता का पर्याप्त हित हो यानी सार्वजनिक हित हो, चाहे ये पारिश्रमिक मुद्रा से में प्राप्त किया गया हो अथवा वस्तु रूप में प्राप्त किया गया हो। परंतु यदि करदाता का जीवन साथी टेक्निकल या पेशे संबंधी योग्यता रखता है और उसको कोई आय एकमात्र अपने टेक्निकल और पेशे संबंधी ज्ञान एवं अनुभव के प्रयोग के द्वारा प्राप्त की है, तो ऐसी आय प्राप्त करने वाले जीवन साथी की आय ही मानी जाएगी। पर्याप्त हित से कंपनी की दशा में पर्याप्त हित किसी व्यक्ति का उस दशा में माना जाता है जबकि उसके पास या उसके संबंधियों के पास मिलाकर कम से कम 20% या अधिक मताधिकार अंश गत वर्ष में किसी भी समय रहे हैं। अन्य किसी दशा में किसी व्यक्ति का पर्याप्त हित उस दशा में माना जाता है जबकि वह व्यक्ति एवं उसके संबंधी मिलकर गत वर्ष में कभी भी कम से कम 20% लाभ प्राप्त करने के अधिकारी रहे हों। संबंधी से आशय किसी व्यक्ति के लिए संबंधी से आशय उसके पति पत्नी, भाई बहन तथा ऊपर के वंशजों, माता पिता, दादा दादी और नीचे के वंश में पुत्र पुत्री और पौत्र पौत्री से है। यदि किसी संस्था में दोनों जीवन साथियों का सार्वहित हो तथा दोनों जीवन साथी उस संस्था से वेतन, कमीशन आदि प्राप्त करते हैं,
तो इस संस्था से प्राप्त वेतन, कमीशन आदि को एक ही जीवन साथी की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा। इस संस्था से प्राप्त वेतन और कमीशन के अलावा अन्य कुल आय जिस जीवन साथी की अधिक होगी उसकी कुल आय में ही दूसरे जीवन साथी को प्राप्त वेतन, कमीशन आदि सम्मिलित किए जाएंगे तथा भविष्य में भी ऐसी आय उसी जीवन साथी की आय में सम्मिलित की जाती रहेगी जब तक कि निर्धारित अधिकारी परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझे। परिवर्तन से पूर्व दूसरे जीवन साथी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। नंबर 2, हस्तांतरित संपत्तियों की आय। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन साथी को हस्तांतरित कर दी हो तो इस संपत्ति की आय हस्तांतरणकर्ता की आय में ही जोड़ी जाएगी। निम्न परिस्थितियों में ये नियम लागू नहीं होगा यदि संपत्ति का हस्तांतरण उचित प्रतिफल के बदले में किया गया हो, या नंबर 2, संपत्ति का हस्तांतरण पति पत्नी के अलग अलग रहने के किसी समझौते के अंतर्गत हुआ हो। नंबर 4 है पुत्र वधू की आय। 1/6/1973 को या उसके बाद यदि कोई करदाता बिना पर्याप्त प्रतिफल के अपनी पुत्र वधू को संपत्ति हस्तांतरित करता है तो इसी हस्तांतरित संपत्ति से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पुत्र वधू को प्राप्त आय उस करदाता की आय में सम्मिलित की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन साथी को अथवा पुत्र वधू को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपत्ति हस्तांतरित की है तथा हस्तांतरित ने उस संपत्ति को किसी व्यवसाय में विनियोजित किया है तो ऐसे विनियोग से होने वाली आय को उस व्यक्ति की आय में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी आय की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। यदि हस्तांतरित द्वारा किसी व्यवसाय में किया गया विनियोग एक साझेदार की हैसियत से अपने हिस्से की पूंजी के अंशदायी रूप में नहीं किया गया तो हस्तांतरित को गत वर्ष में उस व्यवसाय से होने वाली कुल आय का अनुपातिक भाग ही करदाता अथवा संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित किया जाएगा। करदाता की आय में सम्मिलित की जाने वाली आय हस्तांतरित को इस व्यवसाय से प्राप्त कुल आय से वही अनुपात होगा जो अनुपात गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तांतरित संपत्ति का हस्तांतरित द्वारा इस व्यवसाय में विनियोजित कुल पूंजी से है। यदि हस्तांतरित द्वारा किसी व्यवसाय में किया गया विनियोग एक फर्म के साझेदार की हैसियत से पूंजी के अंशदान के रूप में है तो हस्तांतरित को उस फर्म से गत वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज का केवल अनुपातिक भाग ही करदाता की आय में सम्मिलित किया जाएगा। करदाता की आय में सम्मिलित किए जाने वाले ब्याज का हस्तांतरित को इस फर्म से प्राप्त कुल ब्याज से वह अनुपात होगा जो अनुपात गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तांतरित संपत्ति का हस्तांतरित द्वारा इस फर्म में विनियोजित कुल पूंजी से है। फर्म से साझेदार को प्राप्त लाभ का हिस्सा प्रमुख होने के कारण किसी भी जीवन साथी की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तियों के समुदाय को हस्तांतरित संपत्ति की आय। धारा 64(1)(7) एवं 8 के अनुसार एक व्यक्ति की कुल आय में उसके द्वारा बिना उचित प्रतिफल किए व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समुदाय को हस्तांतरित संपत्ति की आय उस सीमा तक शामिल की जाएगी जिस सीमा तक ऐसी संपत्तियों की आय उसके जीवन साथी अथवा पुत्र वधू के तत्काल अथवा भावित के लिए हो। नेक्स्ट है अवयस्क बच्चे की आय, इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। धारा 64(1)(a) के अनुसार अवयस्क बच्चे की आय विकलांग बच्चे को छोड़कर वो उसके माता पिता की आय में सम्मिलित किए जाने के संबंध में इस प्रकार से प्रावधान है। यदि किसी अवयस्क बच्चे के माता पिता का विवाह अस्तित्व में है तो अवयस्क बच्चे की आय उसके पिता अथवा माता में से उस अभिभावक की आय में सम्मिलित की जाएगी जिसकी कुल आय इस वाक्यांश की आय को छोड़कर दूसरी कुल आय से अधिक है। यदि माता पिता का विवाह विच्छेद हो चुका है तो अवयस्क बच्चे की आय दोनों में से उस अभिभावक की आय में सम्मिलित की जाएगी जिसने गत वर्ष अवयस्क बच्चे का पालन किया है। यदि अवयस्क बच्चे की आय को माता अथवा पिता में से किसी एक की आय में एक बार सम्मिलित कर लिया जाता है तो भविष्य में भी उस अवयस्क बच्चे की आय उसी अभिभावक की आय में सम्मिलित की होती रहेगी जब तक कि निर्धारित अधिकारी परिवर्तन करना आवश्यक न समझे। परंतु यदि किसी अवयस्क बच्चे ने निम्न वर्णित तरीके से कोई आय कमाई हो तो उस आय को उसके माता पिता की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नंबर 1 है किसी शारीरिक परिश्रम से बच्चे ने आय कमाई हो, और नंबर 2 किसी ऐसे कार्य से आय जिसमें अवयस्क बच्चे ने अपनी चतुराई, कुशलता, विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव का प्रयोग किया हो। धारा 10(32) के तहत कटौती। यदि किसी करदाता की आय में उसके अवयस्क बच्चे की आय को सम्मिलित किया जाता है तो प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी आय जोड़ी जाती है और निम्न कटौती दी जाती है। जोड़ी की संपूर्ण आय अथवा 1500 रुपये दोनों में से जो भी कम हो। धारा 80 वर्णित असमर्थता से पीड़ित अवयस्क बच्चे की आय के संबंध में इस धारा की व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी, अर्थात विकलांग बच्चे की आय करदाता की आय में सम्मिलित नहीं की जाती है।
अवैध बच्चे से विपरा वैधानिक बच्चे से, चाहे वह गोद लिया हुआ हो अथवा सौतेला हो, परंतु इसमें अवैध बच्चे को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार बच्चे शब्द में पुत्र पुत्री, विवाहित अवैध पुत्री सहित ही सम्मिलित होते हैं। पोते पोती अथवा भतीजे भतीजी को बच्चे की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। अवैध बच्चे की आय में उसके बताता है कि आय में सम्मिलित किए जाने की इस तरह की व्यवस्थाएं उसी में समय तक लागू होंगी जब तक बच्चा अवैध रहता है। नेक्स्ट है हिंदू अविभाजित परिवार को स्थानांतरित संपत्ति से धारा 64(2). 31 दिसंबर 1969 के बाद यदि किसी हिंदू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को हिंदू अविभाजित परिवार जिसका सदस्य को बिना पर्याप्त प्रतिफल के स्थानांतरित कर देता है तो ऐसी संपत्ति की परिवर्तित संपत्ति माना जाएगा। तो ऐसी संपत्ति से उपार्जित होने वाली आय उस सदस्य की आय में की उपार्जित आय मानी जाएगी और उसी की आय में शामिल किया जाएगा। हिंदू अविभाजित परिवार के बंटवारे पर ऐसी परिवर्तित संपत्ति का जो भाग उसके जीवनसाथी को मिलेगा उससे उसको होने वाली आय उस व्यक्ति की ही कुल आय में जोड़ी जाएगी। ये परिवर्तित संपत्ति की आय का कोई हिस्सा उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उससे परिवार की आय में अथवा जीवनसाथी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अन्य व्यक्तियों की आय में को सम्मिलित करने के संबंध में महत्व और नियम। अन्य व्यक्तियों की आय को करदाता की आय में सम्मिलित किए जाने संबंधी व्यवस्थाएं ऋणात्मक आय पर भी लागू होती है। अन्य व्यक्तियों की आय को करदाता की आय में सम्मिलित करते समय किसी आय का शीर्षक वही होगा जो ऐसी आय करदाता एक स्वयं की आय होने पर होता। उदाहरण के लिए स्थानांतरित संपत्ति मकान संपत्ति की आय मकान संपत्ति या शीर्षक में, स्थानांतरित संपत्ति की आय अन्य साधनों की आय शीर्षक में सम्मिलित की जाएगी। ऐसी आय में से यदि उद्योग स्थान पर कर कटौती की गई हो तो उसे शकल बनाकर सम्मिलित किया जाएगा। करदाता कर दान के समय उद्गम स्थान पर काटे कर का लाभ करदाता को ही प्राप्त होगा, उसके द्वारा देय सकल कर में से इसे घटा दिया जाएगा। ऐसी आय के संबंध में यदि आयकर अधिनियम के अध्याय 6 में वर्णित सकल कुल आय में से दी जाने वाली विभिन्न कटौतियों में से कटौती दी जा सकती है तो उस कटौती का लाभ करदाता को प्राप्त होगा। अन्य व्यक्तियों को स्थानीय संपत्ति आय के विनियोजन से भी आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय के विनियोजन से प्राप्त आय को अन्य व्यक्तियों की आय में सम्मिलित किया जाएगा। करदाता की आय में केवल मूल संपत्ति की आय को ही सम्मिलित किया जाएगा। मूल संपत्ति की आय से कमाई की आय को करदाता की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार स्थानांतरित संपत्ति में कोई वृद्धि होती है तो मूल संपत्ति की आय को ही करदाता की आय में सम्मिलित किया जाएगा, बढ़ी हुई संपत्ति की आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक कंपनी के अंश उपहार में दिए, अंशों का लाभांश करदाता की आय में सम्मिलित किया जाएगा। परंतु यदि कंपनी बोनस निर्मित कर देती है तो बोनस के रूप में मिले अंशों का लाभांश करदाता की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसे उसकी पत्नी की आय में ही सम्मिलित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये आज का वीडियो आप ज़रूर सुने, ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा परीक्षा दृष्टि से और व्यावहारिक जीवन में भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी उम्मीद है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसे आप स्वयं सुने और अपने साथियों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। थैंक यू।